नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया, उसके अंतर्गत आज हम पहले काल का अध्ययन करेंगे, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। अर्थात आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल से संबोधित किया है। तो चलिए आज हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के रूप, भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पत्य छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम, प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं में वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रचित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रचित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 704 के उपरांत, भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र ही हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना किया करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य में उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही राज साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। आपको ये स्मरण रहे कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कृत नामक पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी, जिनकी मृत्यु संवत 1087 ईस्वी में हुई, के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहता था और वहाँ से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में यानी तारीखों में नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अर्थात अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था।
अजय देव के पुत्र अर्णोराज अर्थात आना के आने के समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की थी। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया है, जिसे आना सागर के नाम से जाना जाता है। आना के पुत्र बीसल देव के समय, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, के समय वर्तमान किशनगढ़ राज्य तथा मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़े। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख वाले शिलालेख स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जा सकता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना नाडौल पर धावा किया था। आपको यह स्मरण है कि जब आप संवत से ईस्वी निकालेंगे तो आप संवत से 57 वर्ष माइनस कर देंगे अर्थात घटा देंगे, तो आपको वो सन विक्रमी संवत ईस्वी में प्राप्त हो जाएगा। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली पर अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बार बार मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा के थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तथा हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पंडित के चमत्कार पर पुरस्कार विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दिशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हार कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार कन्या काव्यों का श्रृंगार भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रसी वीर रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख ना कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथमानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। पहली है प्रबंध काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, और दूसरी है वीर गीतों अर्थात बैलाड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह यह है, उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना
कई 100 वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया होगा। चलिए आज हम यहीं पर इस अध्ययन को, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम खुमान रासो और अन्य रचनाओं अर्थात ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।